नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा अपने इस YouTube चैनल जय मैकेनिकल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग मैं आज लेके आया हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगला लेक्चर, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ, स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन हम लोग 4 तरीक़े से करते हैं। हम लोग स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन 4 तरीक़ा से करते हैं। On the basis of direction, on the basis of calculation, on the basis of orientation, and last one on the basis of application. स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन हम इन 4 तरीक़ों से करते हैं। तो हम लोग अपना 2 तरीका ख़त्म कर चुके थे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पे देखे थे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग देखे थे इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और उसके बाद देखे थे ट्रू स्ट्रेस या इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। नेक्स्ट आज हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे सपोज़ कीजिए हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा एक बॉडी। मैं इसको बना के बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, कुछ ऐसा, जो कि एक तरफ से फिक्स्ड है। तो और इस पे एक ऐसा कंप्रेसिव लोड लग रहा है P किलो न्यूटन का। हमारे पास एक बॉडी था जो एक तरफ से फिक्स था, और दूसरे तरफ से एक ऐसा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है P किलो न्यूटन का। तो आप लोग को पता होगा कि इसका हम लोग एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, और यहाँ पे एलिमेंटल एरिया होता है। अगर इसका एरिया पूरा का पूरा एरिया A मीटर स्क्वायर अगर होगा, बड़ा वाला A मीटर स्क्वायर, तो इसका एलिमेंटल एरिया को हम लोग मानते हैं छोटा वाला A मीटर स्क्वायर। और इस पे कुछ इफेक्ट आएगा, इस फोर्स का इफेक्ट इस एलिमेंटल पोर्शन पे आएगा। हाँ, तो इस P किलो न्यूटन का इफेक्ट कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। मतलब जितना भी हमारे पास एलिमेंटल पोर्शन रहता है सारा पे कुछ न कुछ इफेक्ट आएगा। इसी को हम लोग अप्लाइड स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस अप्लाइड पता होगा आप लोग। ये रहा हमारा पहला टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन में स्ट्रेस का पहला टाइप होता है अप्लाइड स्ट्रेस। जो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड स्ट्रेस। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इस पे हम लोग P किलो न्यूटन का कुछ लोड लगाएं, तो इस P किलो न्यूटन का इफेक्ट, लोड का इफेक्ट एलिमेंटल पोर्शन पे जितना पहुंचा उसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस अगर पहुंचा, अगर स्ट्रेस का इफेक्ट अगर पहुंचा, तो बॉडी तो ऐसा है नहीं कि छोड़ देगा, इसको रजिस्ट करेगा। तो अंदर से, मतलब इस P किलो न्यूटन का रिएक्शन फोर्स अंदर से कुछ ऐसे डेवलप करेगा, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो अपने अंदर से एक रिएक्शन फोर्स डेवलप करेगा एलिमेंटल एरिया पे। अब इफेक्ट एलिमेंटल एरिया पे पहुंचा है तो रिएक्शन भी एलिमेंटल एरिया पे डेवलप होगा, और इस पूरा का पूरा एलिमेंटल एरिया का एक मेन रिजल्टेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो डेवलप हुआ है अंदर से, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। सिंपली स्ट्रेस और इंटरनल स्ट्रेस। सिंपली स्ट्रेस बोलते हैं, सिंपल भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं, और इंटरनल स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन के आधार पे स्ट्रेस को 2 तरीक़ा से क्लासिफाइड किए हैं, एक अप्लाइड स्ट्रेस और एक इंटरनल स्ट्रेस या सिंपली स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब हम कोई लोड P फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं, तो इस P फोर्स का इफेक्ट एलिमेंटल पोर्शन पे जितना पहुंचा उसको अप्लाइड स्ट्रेस बोलते हैं, और उस एलिमेंटल पोर्शन ने उस फोर्स से बचने के लिए जितना इंटरनल रिएक्शन फोर्स डेवलप किया उसको हम लोग सिर्फ स्ट्रेस या इंटरनल स्ट्रेस कहते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, कुछ अच्छे से डिनोट किया हूँ, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक हमारे पास बॉडी है, इस पे P किलो न्यूटन का एक फोर्स हम लोग लगाए हैं।
तो इस फोर्स का इफेक्ट यहाँ पे एलिमेंटल पोर्शन पे, यहाँ पे हम एक एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर किए हैं। आप लोग एलिमेंटल पोर्शन देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का इंटरनल एलिमेंटल पोर्शन, एलिमेंटल एरिया देख सकते हैं। और इस फोर्स का देखिए इफेक्ट मैं दोनों सेम कलर से बनाया हूँ। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड स्ट्रेस। लेकिन अब स्ट्रेस तो अप्लाइड हो गया, लेकिन ये मटेरियल जो है बचने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स भी तो लगाएगा, और इफेक्ट आया है, हमारा इफेक्ट जो आया है वो एलिमेंटल पोर्शन पे आया है। तो स्ट्रेस डेवलप होना मतलब कि इंटरनल रिएक्शन फोर्स डेवलप होना एलिमेंटल पोर्शन ही से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये रहा रिएक्शन फोर्स, और इस पूरा का पूरा रिएक्शन फोर्स का आप लोग को पता होगा, जब भी कोई सिस्टम पे एक से अधिक फोर्स लगता है तो उसका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स अपोजिशन फोर्स होगा, जो ई पी किलो न्यूटन के बराबर होगा, इस पी किलो न्यूटन के बराबर होगा, जो इस पी किलो न्यूटन के बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपली स्ट्रेस या रिएक्शन स्ट्रेस या इंटरनल स्ट्रेस। तो आप लोग बताइए, मैं जो सबसे पहले बोला था कि स्ट्रेस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, सही है कि नहीं? स्ट्रेस जो है किसी भी मटेरियल का सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि नहीं? अब कोई मटेरियल है, उस पर अगर लोड लगेगा तो रेजिस्टेंस शो करेगा, जो रेजिस्टेंस शो करता है उसी रेजिस्टेंस शो करने की टेंडेंसी को हम लोग तो स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस जो है किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये बात आप याद करके रखिए। देखिए यहाँ पे मैं कुछ और एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। हमारे पास एक बॉडी है, इसका बहुत सारा इंटरनल मतलब मॉलिक्यूल्स होगा, छोटा छोटा कण होगा, और छोटा छोटा कण के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होगा, चाहे आयोनिक बॉन्ड होगा। और मान के चलिए यहाँ पे एक फोर्स P और P अमाउंट का फोर्स X हम लोग टेंसाइल फोर्स P अमाउंट का टेंसाइल फोर्स हम लोग दोनों तरफ से लगाए हैं। तो क्या होगा, इधर वाला मॉलिक्यूल्स इधर खिंचाने का कोशिश करेगा, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर खिंचाने का कोशिश करेगा। लेकिन ये तो हो गया अप्लाइड का बात। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा इस फोर्स का रिएक्शन भी दिया जाएगा। यहाँ पे ये इधर जाने का कोशिश कर रहा है, इधर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको इधर जाने नहीं देगा। मतलब फिर यहाँ पे ये इसको इधर अपोज करेगा, इसका ये अपोजिशन करेगा, यहाँ पे भी इसका ये अपोजिशन करेगा, इसका ये अपोजिशन करेगा, अपोजिशन ऐसे ही कर करके इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा। सभी में ऐसे ही इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी का एक नाम स्ट्रेस भी है, याद रखिए। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेस का कैलकुलेशन थोड़ा सा देखें तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को अभी भी पता है अप्लाइड स्ट्रेस बराबर P/A। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइड स्ट्रेस। यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर हमको अप्लाइड स्ट्रेस लिखना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर हमको अप्लाइड स्ट्रेस लिखना है, स्ट्रेस अप्लाइड लिखना है, तो हमको P/A लिखना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पे अप्लाइड स्ट्रेस लिखे हम लोग P/A, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए जो अप्लाइड स्ट्रेस है 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में वैरी करता है। मतलब हम लोग जो लोड लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो हमारा मन 0 टू इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन जो बॉडी होता है उसका जो इंटरनल स्ट्रेस होता है वो तो इनफाइनाइट नहीं होता है, चाहे वो तो 0 भी नहीं होता है, उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर हम रिएक्शन स्ट्रेस निकालना चाहें, तो क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जो रिएक्शन फोर्स डेवलप किया गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन स्ट्रेस निकालना चाहें तो क्या हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जितना रिएक्शन डेवलप किया गया है इंटरनल मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो, और बटा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा R = R/एरिया। अब आप लोग को पता होगा, अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, आप लोग को पता होगा कि अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो पक्का बात है हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये बॉडी लोड लगाने से मूव नहीं कर रहा है, अगर ये जो आप लोग को बॉडी दिख रहा है, ये बॉडी अगर ये लोड P किलो न्यूटन का लोड लगाने से अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो पक्का बात है ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ H = 0। अगर समेशन ऑफ H = 0 लिखेंगे तो यहाँ से R = P अपने आप आ जाएगा। फोर्स देखिए अपोजिट फोर्स है, तो R = P अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग R = P के जगह, सिग्मा R के जगह, इस R के जगह हम लोग P रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिग्मा R, चाहे सिंपली R और सिंपली सिग्मा।
और सिंपली सिग्मा इज इक्वल्स टू पी बाई ए। एक्चुअली में पी बाई ए नहीं होता है, आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि पी हमारे हाथ में, हम 0 टू इनफाइनाइट लगा सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो है बॉडी अपने औकात के हिसाब से ही डेवलप करेगा। तो इस पी को हम लोग सब्सटीट्यूट किए हैं आर से। आर इज इक्वल्स टू पी आया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में बॉडी है, बिकॉज क्योंकि समेशन ऑफ एच बराबर 0 है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो समेशन ऑफ एच इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोग पी बाई ए लिखे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि स्ट्रेस को हम लोग पी बाई ए लिखते हैं कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। ये पी बाई ए गलती से लिखा गया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है। अगर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में नहीं रहता तो हम लोग पी बाई ए नहीं लिख सकते थे। इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आर, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आर बाई ए होता है, और आर को हम लोग पी से रिप्लेस करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ, उसको आप थोड़ा सा हम लोग रेड डाउन करते हैं। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अप्लाइड लोड एंड एरिया ऑफ द बॉडी। सही बात है, अप्लाइड लोड पे ही अप्लाइड स्ट्रेस डेवलप डिपेंड करेगा। लेकिन बट द रेजिस्टेंस स्ट्रेस और द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं। स्ट्रेस को हम लोग सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बोल सकते हैं। बट द रेजिस्टेंस stress or strength of material or the stress applied by the material will depends on the property of that material। सही बात, इंपॉर्टेंट बात, उसके प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करेगा कितना रेजिस्टेंस फोर्स वो डेवलप कर सकता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हैज़ ए लिमिटेड वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन इट्स इलास्टिक लिमिट। आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि स्ट्रेस जो होता है, इंटरनल स्ट्रेस, वो इनफाइनाइट लेवल तक नहीं होता है, वो एक सर्टेन वैल्यू तक होता है, मतलब फाइनाइट अमाउंट का होता है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वन इज इफ अप्लाइड स्ट्रेस मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और स्ट्रेस देन द मटेरियल फेल्स। अब मैं सिंपली आपसे एक बात बोलूँ कि हमारे पास एक बॉडी है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है। इसका स्ट्रेंथ है मान के चलिए, इसका स्ट्रेंथ है मान के चलिए 100 मेगा पास्कल। इसका स्ट्रेंथ है, मतलब इसका अप्लाइड स्ट्रेस नहीं है, इंटरनल स्ट्रेस है, रेजिस्टेंस स्ट्रेस है। अगर मैं यहाँ पे 100 मेगा पास्कल लगा देता हूँ, 100 मेगा पास्कल लगा देता हूँ, तो मटेरियल के फेल होने का चांस, इसको टूटने का चांस मैक्सिमम होगा। आप लोगों को ये बात क्लियरली विजिबल होगा। लेकिन अगर सेकेंड केस में लो, सेम बॉडी है, उसका भी स्ट्रेंथ उतना ही है। स्ट्रेंथ जो इसका है 100 मेगा पास्कल है। अगर मैं 90 मेगा पास्कल लगाता हूँ, 90 मेगा पास्कल लगाता हूँ मेगा पास्कल, तो ये मटेरियल फेल नहीं होगा क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अप्लाइड स्ट्रेस कम है, तो फेल नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब तीसरा केस अगर हम लोग लेते हैं, अगर मैं 101, इसका स्ट्रेंथ उतना ही है 100 मेगा पास्कल, अगर 101 मेगा पास्कल लगा देता हूँ, फिर भी इसका फेल होने का चांस मैक्सिमम रहेगा। फिर भी इसके फेल होने का चांस मैक्सिमम का एब्सोल्युटली फेल होगा ही होगा, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ से ज़्यादा अप्लाइड स्ट्रेस है। तो वही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इफ़ अप्लाइड स्ट्रेस इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रेस देन द मटेरियल फेल। सही बात है, मटेरियल टूट जाएगा। इफ़ अप्लाइड स्ट्रेस इज लेस देन और इक्वल्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रेस देन द मटेरियल विल नॉट फेल। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। अगर ये कंडीशन रहा, अगर ये पहला वाला कंडीशन रहा तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो बॉडी फेल कर जाएगा या तो बॉडी नहीं फेल करेगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। सिंपली एक कंडीशन नहीं बोल सकते हैं कि मटेरियल फेल करेगा कि नहीं करेगा। मटेरियल फेल कर सकता है क्योंकि हम लोग एक्चुअल कंडीशन पे बात नहीं कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन लेके बात कर रहे हैं। अगर आइडियल कंडीशन लेके बात करेंगे तो मटेरियल फेल नहीं करेगा, नॉट फेल। लेकिन अगर एक्चुअल कंडीशन देखें फेल, अगर एक्चुअल कंडीशन देखें तो अगर ऐसा कंडीशन रहा, स्ट्रेंथ भी उतना है और अप्लाइड भी उतना ही, तो फेल कर जाएगा, एब्सोल्युटली फेल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आइडियल केस पढ़ रहे हैं। अगर आइडियल केस पढ़ेंगे तो फेल नहीं करेगा, अगर एक्चुअल केस पढ़ेंगे तो फेल कर जाएगा।
नेक्स्ट वही उसी को हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन में इनइक्वालिटी के रूप में लिख के दिखाए हैं। क्या है, अप्लाइड स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रेस से तो बॉडी फेल कर जाएगा, सही बात है। अगर अप्लाइड स्ट्रेस स्ट्रेंथ से मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, अगर अप्लाइड स्ट्रेस कम है या बराबर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से तो बॉडी फेल नहीं करेगा। और आप लोग को अगर थोड़ा सा याद होगा तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट हम लोग का सब्जेक्ट होता है, इसमें हम इसी क्राइटेरिया का हम लोग यूज़ करते हैं। इसी क्राइटेरिया का हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग स्ट्रेस डेवलप जो होता है उसको स्ट्रेंथ से कम रखने का कोशिश करते हैं, तो बॉडी फेल नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज सिंपली रिफर्ड एज स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सिंपली स्ट्रेस हम लोग बोल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अपने अगले क्लासिफिकेशन पे। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए। थैंक यू।